बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया है। कोर कमेटी ने चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की मुशावरत से इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला किया है। तो दूसरी जानिब साइफर केस पर ओपन ट्रायल होगा, मगर जेल में ही होगा। अदालत ने फैसला सुना दिया है। इसके अलावा भी आज हम दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने ओहदे से दस्तबरदार होने जा रहे हैं? जी, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो रहनुमा है उनके दरमियान भी थोड़ा सा इस पर इख्तलाफ है, लेकिन हतमी फ़ैसला बहरहाल उन्होंने ही करना है कि वो किस शख्सियत को नॉमिनेट करें। और ये सूरत हाल जो है ये बहुत ज़्यादा दरपेश नहीं थी मुस्लिम लीग नून को। जब नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत हुई थी, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को सदर बना दिया था, जो अभी भी हैं, और मुस्लिम लीग नून का, और शाहिद खान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म बना दिया था। जो तहरीक इंसाफ में मसला है वो एक तो ये है कि शायद वो फैमिली में रखना चाहें। अच्छा, फैमिली में अगर वो रखते हैं तो अहलिया या जो अलीमा खान साहिबा, वो उनमें से किसी को, और अगर वो फैमिली से बाहर हैं तो फिर उसमें मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं, और ज़ाहिर है कि एक दूसरे के अगेंस्ट बात भी हो रही है। अब जैसे काबिल एहतराम है बैरिस्टर गौहर साहब, शेर अब्दुल मरवत साहब, ये सारी शख्सियात हैं, लेकिन यह है कि इसमें अगर ज़ाहिर है राय तो हतमी फ़ैसला तो उनका ही है, हम तो सिर्फ एक बात कर सकते हैं। अगर वकला में ये इंतहाई काबिल एहतराम है, शोएब शाहीन साहब, ये सारी शख्सियात, लेकिन वकला में अगर मेरा ख़्याल है कि अगर वकला में तो वो शख्सियत जो जैसे आमिद खान साहब हैं, या अली ज़फ़र साहब हैं, या बाबर इमान साहब हैं, या अज़हर सिद्दीक़ साहब हैं, या मुझे ये मेरे ख़्याल से अज़हर सिद्दीक़ साहब मुझे नहीं पता PTI में हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल ये शख्सियत तो हैं। और अगर वकला में तो या किसी और को भी ऑफ़र की जा सकती है, मतलब ऐसी शख्सियत खामोशी से ट्रैक टू मैसेज जाए, तो मुझे नहीं इल्म के एतजाज़ एहसन साहब पीपल्स पार्टी छोड़ते हैं कि नहीं, लेकिन बहरहाल यानी कोई कदावर शख्सियत, ये भी कदावर हैं, इन्होंने तो बहुत अच्छा केसेस लड़े हैं सारे, लेकिन यह है कि फ़ैसला उनको ही करना है। और अगर बाहर से जो है वो बाहर से उन्होंने देना है तो फिर तो मेरा ख़्याल है अगर मतलब जैसे अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं, इस वक्त बाहर मौजूद हैं, ठीक है ना, और भी लोग हैं, मतलब वो उन पे मुकदमात हैं, उन पे वो पेशियाँ भुगत रहे हैं, मुकदमात हैं। कुछ तो ये ना कि जो ज़ेर हिरासत हैं तो उनको तो आप, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर हैं, जैसे मैंने एक नाम लिया, ऐसे और भी रहनुमा हैं, लेकिन फ़ैसला बाला उन्होंने करना है। वो जिसको भी कहेंगे तो वो ज़ाहिर है कि वो चाहे वो फैमिली में करें या वो वकला में से करें, किसी को करें, हमारे लिए एक वो ज़ाहिर है कि एक बड़ी सियासी जमात और उसका उनके वो सरबराह होंगे, तो ये उनका पार्टी का अपना एक अंदरूनी मामला है। अब इसमें जो है वो एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये है कि कल एक तो ओपन ट्रायल वाला आज हुआ है कि उनका ट्रायल जेल में होगा, लेकिन उसमें जो है वो दोबारा से शुरू होगा साइफर, यानी अब साइफर का जो मामला है वो 30 दिन में निपटाना है, लेकिन उसकी शुरुआत अब दोबारा से होगी 1 तारीख से गालिबन। और उसमें जो है वो मेरे ख्याल से मीडिया के लोग भी होंगे, और उसमें जो बाकी आम लोग भी, जितने वो जेल सुप्रिटेंडेंट साहब को अदालत ने कहा है कि आप इंतज़ाम करें। और नवाज शरीफ साहब की कल अपीलें जो हैं वो लगी हुई हैं नैब की, और नैब जो है उसने ये कहा है कि हमारे पास तो कोई शवाहिद ही नहीं थे। अच्छा, ये जब ये मामला चला ना, जब ये फैसला आया, मैं उस वक्त और बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे थे जिनमें मैं बात कर रहा था, तो मुझे ये समझ ही नहीं आया फैसला कि यह कामई वाला और ये सब। तो मैंने बाद में काफ़ी दिनों के बाद ये भी बार बार होता रहा ना, ये कि ये अकामे पे हुआ है फैसला, तो मैं इसमें कि यार ये अजीब सी कोई बात है, ये तो अजीब सा है, कोई चक्कर ही कुछ अजीब सा, मुझे ये समझ नहीं आया। केस ही मुकदमा होता है ना, बाज़ दफ़ा आपको समझ ही नहीं आता कि पनामा था, उसमें से अकामा था, तो वो फिर JIT क्या थी, तो फिर वो 5 हीरे कौन से थे, फिर क्या था, मुझे बिल्कुल। फिर मैंने अंसार अब्बासी साहब ने मुझे बताया एक दिन, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये पनामा पे हुआ है। तो मैंने कहा ये पनामा पे, फिर उन्होंने मुझे
4-5 मिनट में इसको थोड़ा सा इसको ये नहीं होता ना कि आप किसी से समझे। तो फिर मैंने उन्होंने कहा सॉरी पनामा पे नहीं, ये अकामा पे हुआ है। ये नाहिल ये तो अकामा पे है। तो मैंने कहा अकामा पे है तो वो पनामा पे फिर क्या हुआ? तो वो पता चला पनामा का शायद वो पता नहीं शायद कुछ आगे पीछे हो गई थी उसकी JIT या क्या हो गया था खुदा जाने। एक अजीब सा एक मखमस है कि नैब जो है उस वक्त जो है उन्होंने कहा कि वो पता नहीं फिर नैब ने क्या किया उस पर। तो नैब ने कोई चालान ही नहीं जमा हुआ उसका और अजीब सा केस और इतना मामला आगे चला गया। तो बहरहाल अब अदालत जो भी करती है इसको आगे चलाती है या इसमें से ज़ाहिर है कि नैब से कहती है। लेकिन ये है कि ये बड़ा एक अजीब व गरीब मामला है। तो वो नैब के पास कुछ इसमें निकला ही नहीं, कुछ है ही नहीं नैब के पास। तो फिर ये था क्या, फिर ये क्या था, ये एक सवाल है। तो अभी समाअत होगी बहरहाल तो पता चलेगा कि ये क्या आर्गूमेंट करते हैं। लेकिन मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो कल तक हुई कि नैब ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये एक अजीब सा मामला। बहरहाल ये कल इसका अंदाज़ा होगा, कल या परसों या चंद दिनों में। और बाकी तो इलेक्शन में रह गए हैं अब 68 रोज़। तो 68 रोज़ 68 डेज़ के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, सूबाई और कौमी असम्बलियों का। ठीक है, अच्छा जी, तो बस अब इतना ही है। ठीक है, और वो ये भी होने जा रहा है और ये अदालत ने कहा है कि इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाए। ठीक है, होने जा रहा है बस। अच्छा, तो बाकी जो है वो हालात इस वक्त ये पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है ये जहन में रखें, खत्ते और दुनिया के हालात तय कर रहे हैं। पिछली हुकूमतें बनी गिरी, दाएं बाएं आगे पीछे। ये जो मैं बात कहता हूँ ना कि पाकिस्तान में आगे जो भी कुछ होगा तो ये खत्ते के वाक़या तय करेंगे, इसमें बहुत बड़ा अमल होता है इसके अंदर। मुशर्रफ साहब की हुकूमत का जाना, उसके बाद जमहूरियत की बहाली मुल्क में, जैसी ज़ाहिर है कि एक जमहूरियत बहाल हुई, इलेक्शंस, मुख्तलिफ पार्टियों का बनना, इत्तेहादों का बनना। और तो पाकिस्तान के अंदर एक बाहर का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। वो बाहर का फैक्टर इस वक्त जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिक्टेट कर रहा है, डिक्टेट नहीं कर रहा। क्योंकि दुनिया मतलब होता था ना कि वो एक जगह से कॉल आती थी और ये फलानी ये, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि वो बहरहाल यानी जो भी कुछ हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है। अब उसमें हम ये नहीं कह सकते कि बाहर से ये कहा जाएगा कि फ़लाने शख्स को जी आप फ़लानी हुकूमत, ऐसा नहीं हो रहा। पहले ऐसा था, ठीक है, इससे पहले बिल्कुल ऐसा था। एक लॉबीज़ होती थी वहाँ पे। दुनिया की सबसे मजबूत लॉबी इस वक्त तबाह बर्बाद हो गई है। दुनिया की सबसे मजबूत लॉबी अगर वाशिंगटन DC में थी, वो उसके ऊपर पूरी किताबें आई थी, इसराइल लॉबी, वो तबाह बर्बाद हो गई है। ठीक है, मतलब इसराइल लॉबी वो एक उसमें लोग, उसमें पूरा वो पूरा जो उनका था सेटअप वो इस वक्त हो गया। तो बाकी किसी ने खाक लॉबी करनी है जाके अपनी। ऐसा भी होता था कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के ऊपर नीचे करने से पहले इसराइल लॉबी से कांटेक्ट किया जाता था कि इसराइल लॉबी कुछ जमातें हमारी वहाँ पे अप्रोच करती थी वाशिंगटन में अपनी लॉबिंग के लिए। बहरहाल अब मैं ये जो बात कहने लगा हूँ ये कि खित्ते के हालात जो हैं वो बड़े अजब सी एक कहते हैं ना बेचैनी और कशीदगी। वो ये हुआ कि एक तो कल 2 दिन के लिए वो एक्सटेंड हो गई, वो जो वक्फा है जिसको वक्फा कहा जा रहा है अभी जंग के दरमियान, और वो 2 दिन के लिए उसको आगे कर दिया गया। उसमें 1 दिन आज और 1 रोज़ कल। अच्छा, और ये वक्फा जो है इसमें अभी थोड़ी देर पहले इसराइल की तरफ से ये ख़बर आई कि जी हम जो हमारा शुमाली इसराइल है वहाँ पे हमास ने रॉकेट फायर की और ये मुआहदा ख़त्म हो गया। जवाबन जो है कसाम ब्रिगेड जो है गज़ा, अच्छा मिज़ाइल कहाँ से आए हैं? लेबनान से नहीं आए, गज़ा से ही आ रहे हैं। ये एक अजब किस्म की बात इसराइल के लोगों ने ऑपरेशन ही नॉर्थ में किया है। वो गज़ा में तो घुसे हुए थे इतने दिन, ज़मीनी ऑपरेशन, वो कह रहे हैं फिर गज़ा से मिज़ाइल आए हैं। तो वो कह रहे हैं मुआहदा टूट गया और उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है बार बार, ठीक है ना। और बेन गवीर जो उनके हैं उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को कुछ देर पहले, अभी आधा घंटा पौना घंटा पहले, कि जी आप इसके ऊपर आप मुआहदा तोड़ने का ऐलान करें और आप कहें कि इसको हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि उधर से
जो है वो हमास ने रॉकेट फायर किए। उधर से उन्होंने फौरी तौर पे कसाम ब्रिगेड की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया कि हमारी तरफ से माहिदा नहीं तोड़ा गया और ये फॉल्स फ्लैग खुद ही पटाखे चला रहे हैं अंदर, और अगर माहिदा तोड़ा तो हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं जवाब देने के लिए और हम ये माहिदा तोड़ देंगे अभी फ़ौरन। अच्छा, अब ये यानी इस तरह की सूरत हाल इस वक्त है। और इसी दौरान जो है वो जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क, और कल कौम वहाँ पे जो है वो जनरल असम्बली का इजलास हो, जनरल असम्बली का नहीं, सलामती कौंसिल का, अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है और उसमें वो करारदाद पेश करेंगे चाइना के वज़ीर ख़ारजा। और अब ये देखना ये है कि उसको उसकी मुखालफत कौन करता है, ठीक है, या उनके वो खुद गए ना वहाँ पे। अच्छा, और उसके साथ ही जो अमेरिका में ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा नहीं होते, जो उनको सेक्रेटरी ख़ारजा कहा जाता है, सेक्रेटरी स्टेट, जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो आज इस वक्त जो है वो बेल्जियम में, और बेल्जियम में वो नेटो के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ यूक्रेन पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद वो चले जाएंगे नॉर्थ मैसिडोनिया। अच्छा, ये नॉर्थ मैसिडोनिया में ये ज़रा मुझे 2 मिनट दे, और फिर उसके बाद इसराइल आएंगे और फिर जाएंगे मगरबी किनारे, और मगरबी किनारे के बाद जाएंगे दुबई। और ये उनकी जो ट्रैवल आइटिनरी है, ये अगर मैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को दिखाऊं फर्स्ट लाइट, तो ट्रैवल टू बेल्जियम, नॉर्थ मैसिडोनिया, इसराइल, वेस्ट बैंक एंड यूई, ठीक है ना। 27 तारीख से ये यूई में जो ये माहौलियात के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही है, COP 28। अच्छा, लेकिन ये इसको अगर देखें तो इसमें बेल्जियम, अच्छा नॉर्थ मैसिडोनिया में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत कमाल हो गया। अच्छा, इसका अब आप कहेंगे नॉर्थ मैसिडोनिया में क्यों? ये नॉर्थ मैसिडोनिया जो है ये है यानी बाल्कन्स, जो बाल्कन रियासतें हैं, और बाल्कन रियासतें जो हैं ये हैं, आप समझ लें कि ये बिल्कुल रशिया का एक जनूब मगरबी पिछवाड़ा जो है उनका, उसमें पूरा ये जो बाल्कन के पहाड़, और एक तरफ एजियन सी, और एक तरफ जो है वो मतलब ये सारे जो मेडिटेरियन सी फैला हुआ है, तो मेडिटेरियन सी के अंदर ये एक तरफ एड्रियाटिक सी है, तो एक तरफ ये सारे अल्टीमेटली मेडिटेरियन में खुलते हैं। फिर बीच में से एजियन सी जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि वो दरमियान में से फिर जाके ब्लैक सी, वो जो सी ऑफ मरमरा है ना, तो टर्की का जो यूरोप का इलाका है, जो लोग टर्की गए हैं वो इस बात को जानते हैं, इस्तांबुल में एक जगह है जो जहाँ से पुल के इस तरफ यूरोप है और इस तरफ जो है वो एशिया है, तो इधर जो यूरोप वाला इलाका है तो वो शामिल है, वो भी इसी में, यानी वो भी बाल्कन में शुमार होता है। और बाल्कन जो है ये बाल्कन को लोग इस तरह से लोगों को जहन में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि यूगोस्लाविया होता था एक मुल्क, यूगोस्लाविया बना था पहली जंग अजीम के बाद, और 1991 में टूट गया। तो यूगोस्लाविया जो है उसमें बाल्कन की जंगें और पहली जंग अजीम हुई, और फिर उसके बाद यूगोस्लाविया बना, और यूगोस्लाविया जो है उसमें जो है वो ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ख़त्म हुई, तो यूगोस्लाविया बना। फिर ये जो टूटना शुरू हुआ ना आहिस्ता आहिस्ता, ऑटोमन एम्पायर और ये सारे, कुछ मुल्क ऑटोमन एम्पायर के थे, कुछ इधर के थे, कुछ उन्होंने यूगोस्लाविया बना लिया। तो यूगोस्लाविया जब टूटता गया ना वक्त के साथ साथ, तो वहाँ से ये लफ्ज़ निकला जिसको हम कहते हैं बैल्कनाइजेशन। एक होता है ना फलाने मुल्क की बैल्कनाइजेशन हो रही है, यानी मुल्क टूट रहा है। यानी अभी तक ये बड़ी पॉलिटिकल साइंस में ये आम उसमें भी इस्तेमाल होती है कि वो जगह यार मुल्क तो बैल्कनाइज हो रहा है। तो ये बैल्कन स्टेट्स वो हैं जो सारी के सारी, फिर यूगोस्लाविया टूटा और ये सारे मुल्क टूटे, तो ये वहाँ पर उनमें से एक नॉर्थ मैसिडोनिया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वहाँ पर जो इजलास हो रहा है वो नॉर्थ मैसिडोनिया में, वो जो है वो इजलास इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये देखें ना, यूगोस्लाविया को देखें, अगर यूगोस्लाविया जब टूटा तो फिर उसमें से क्या क्या निकला, आप ये देखें। यूगोस्लाविया जब टूटा तो 1991 में टूट गया, ठीक है यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया टूट गया तो उसमें से फिर क्रोएशिया अलग हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना अलग हो गया, फिर उसमें से सर्बिया
और मॉन्टीनेग्रो इकट्ठे थे, कोसोवो जो है वो अलग था, मैसिडोनिया अलग था, ठीक है। शुरू में तो ये सर्बिया और मॉन्टीनेग्रो एक ही थे। अच्छा, ये वो ध्यान में रखें कि ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो नेटो ने कार्रवाई की थी 1998 में, जहाँ बॉस्नियंस का कत्लेआम हो रहा था। तो सर्ब्स जो हैं, सर्ब्स हैं, सर्बिया के अगेंस्ट नेटो ने कार्रवाई की थी। और फिर यूगोस्लाविया जब टूट रहा था तो फिर नेटो इन्वॉल्व हुई थी। पाकिस्तान का स्टांस भी था वो वहाँ पे बड़ा क्लियर था, मुसलमान ममालिक का भी क्लियर था। तो ये नेटो ने पहली जो कार्रवाई यूरोप के अंदर हुई थी, यूरोप के अंदर नेटो ने खुद की थी, तो वो ये यूगोस्लाविया के टूटते हुए की थी। सही। लेकिन अब ये डिस्कशन क्या होने जा रहा है, जो नेटो में आज जो डिस्कशन हो रहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2 मिनट के लिए मैं चाहूँगा तवज्जो इसकी, और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान से क्यों रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान से बाकी दुनिया से भी रिलेटेड है, हर जगह से रिलेटेड है। वो ये है कि इनकी जो वहाँ पे जो मुलाकात एक्सपेक्टेड है, यानी वहाँ जो मीटिंग हो रही है वहाँ पे, तो वो मीटिंग जो है वो इसलिए हो रही है कि वहाँ पर जो है वो OSDE का इजलास है, ठीक है। और OSDE जो है ये वो मुल्क हैं जो कि बैल्कन की रियासतें, अगर हम उनके नाम देखें तो उसमें अल्बानिया, बल्गारिया, कोसोवो, ग्रीस, क्रोएशिया, नॉर्थ मैसिडोनिया। अच्छा, कोसोवो जो है ना, कोसोवो को सर्बिया नहीं मानता। सर्बिया जो है वो कोसोवो को तस्लीम नहीं करता। ये बिल्कुल आप समझ लें कि आर्मीनिया, अजरबैजान जैसी कहानी है जो यूरोप के बीच में है। कोसोवो को जो है वो सर्बिया नहीं मानता। और कोसोवो जो है, अच्छा पहले सर्बिया, पहले आप आ जाए ना कोसोवो पे, ये दोनों मुल्क EU में नहीं है और ना ही नेटो में है। सही। ना कोसोवो है ना सर्बिया है। लेकिन जो कोसोवो है वो उसमें अल्बानिया के लोग ज्यादा हैं, मुसलमान ज्यादा हैं। सही। ये क्लियर हो गई बात। कोसोवो में अल्बानिया के लोग और मुसलमान ज्यादा हैं कोसोवो में। जो सर्बिया है वो ये वही पुराना चल रहा है मामला, ठीक है। तो सर्बिया जो है वहां पे वो कोसोवो की आज़ादी को नहीं मानते और वो भी EU के मेंबर नहीं है और नेटो के मेंबर भी नहीं है। और दोनों ने अप्लाई किया हुआ है कि हमें EU में आना है। और दोनों के दरमियान तलखी चलती रहती है, झगड़ा चलता रहता है। आखिरी दफ़ा ये हुआ कि जो सर्बिया है, सर्बिया से कोसोवो में लोग घुसे और कत्लेआम करके, तो अल्बानिया की तरफ से उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की EU में। अल्बानिया चूँकि ज़ाहिर है कि उनके बॉर्डर्स वगैरह सारे डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखें कि सर्बिया जी जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सर्बिया की इंपॉर्टेंस ये है कि सर्बिया को प्यूटिन सपोर्ट करते हैं। यानी वो सर्बिया जो कि, अच्छा सपोर्ट इसलिए करते हैं कि एक तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वहां पे, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो कि मॉस्को, तो और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो सर्बिया के अंदर मौजूद है। और वो जो है इसी तरह से वो नॉर्थ मैसिडोनिया में भी बहुत बड़ी उनकी तादाद है। सॉरी, नॉर्थ मैसिडोनिया में नहीं, बोस्निया में, बोस्निया। और उनकी बहुत बड़ी ऑर्थोडॉक्स जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो मॉन्टेनेग्रो में, लेकिन सर्बिया में बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब सर्बिया जो है उसकी एक और इम्पोर्टेंस है। ये बीच बात करो बाल्कन रियासतें, यूरोप का हिस्सा, EU में जाने कि सर्बिया जो है वो बेल्ट एंड रोड के अंदर है और बेल्ट एंड रोड का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सही। सर्बिया बेल्ट एंड रोड का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और यहाँ पर अभी चंद रोज पे जिन्होंने थोड़ा सा उसकी डिटेल पढ़नी हो तो ये पिछले महीने का जो 6 स्लाइड है, कोसोवो एक्यूजेस सर्बिया ऑफ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन डेडली क्रैशेस एंड इन्वेस्टिगेट्स
पॉसिबल रशियन रोल कोसोवो ने इल्ज़ाम लगाया है सर्बिया पे कि रशिया का देखें इसमें क्या रोल है। लेकिन ठीक है जी, यानी सर्बिया पे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अब आप अगर 8वीं स्लाइड देखें तो बेल्ट एंड रोड 10 साल हुए अभी अक्टूबर में, ज़बरदस्त। और रेलवे एंड ब्रिजेज इन सर्बिया, ठीक है ना। तो पूरा फिर उसमें अगर आप देखें कि वो रूट जो कि चाइना का भी आगे तक जा रहा है, तो उसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज में जो है ये सर्बिया तक जाता है, ठीक है ना। सर्बिया इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और ये भी ध्यान में रखें कि ये फिर ग्लोबल टाइम्स ने इसको बड़ी कवरेज दी थी कि प्रेसिडेंट खुद जो कि एलेक्जेंडर व्यूसिक हैं गालिबन, इनका मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा, 9th स्लाइड, टू अटेंड BRI फोरम इन चाइना। अच्छा, तो ये जो है ये अब इशू ये है सारा कि अगर मैं ये अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट जो है जिसमें अल्बानिया के वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि स्पिल ओवर फ्रॉम वॉर्स इन मिडल ईस्ट एंड यूक्रेन में स्प्रेड टू वेस्टर्न बाल्कन्स, ये बाल्कन रियासतें वहाँ तक ये जंग फैल सकती है मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन की। उसकी वजह ये कि यूक्रेन भी साथ है। अच्छा, जब ये हुआ ना यूक्रेन पे, जब प्यूटिन प्रेसिडेंट प्यूटिन ने यूक्रेन के ऊपर किया सारा, तो उन्होंने सतकोट किया कि जी आप अगर नेटो कोसोवो के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है और यूगोस्लाविया के ख़िलाफ़ कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता यूक्रेन में। तो ये आप समझें कि सर्बिया, बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ मुसलमान उधर जो हैं वो उनको वो अल्बानिया हैं, मुस्लिम्स हैं, सर्बिया उधर जो है जो ऑर्थोडॉक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ये सारे। अच्छा, उसके बाद तो ये तो हो गया ना कि नेटो में डिस्कस होगा, लेकिन कल जब ये नॉर्थ मैसिडोनिया पहुँचेंगे सेक्रेटरी ब्लिंकन, तो नॉर्थ मैसिडोनिया में जो है वो वहाँ पे उनकी मुलाकात होगी, वो जो वहाँ पे OSDE का इजलास हो रहा है, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होगी। ये पहली दफ़ा कोई फोरम ऐसा है जहाँ उनकी मुलाकात यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद उनकी मुलाकात होगी सर्जाई लेवरोव से। यानी सर्जाई लेवरोव भी वहाँ पे होंगे रशिया के, और ये अब खबरें चल रही हैं कि बड़ी सख्ती से तरदीद हो रही है कि शायद ये दोनों सेक्रेटरी ब्लिंकन और ये वहाँ पे खामोशी से कहीं मुलाकात भी हो, लेकिन तरदीदें हो रही हैं दोनों तरफ से। तो यानी अच्छा, ये इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये यूक्रेन के अलावा रशिया का दूसरा फ्रंट है। एक जॉर्जिया है, एक यूक्रेन है, और यूरोप में ये दूसरा फ्रंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है सर्बिया, ठीक है ना। और ये जो यानी अब ये देखें ना कि उसने EU के अंदर अप्लाई किया हुआ है जी। सर्बिया का झगड़ा चल रहा है कोसोवो से, और सर्बिया में चाइना और रशिया मौजूद है, सही हो गया अब प्रॉपर। तो ये दूसरा फ्रंट है अदर देन यूक्रेन और जॉर्जिया। ये सर्बिया और कोसोवो को अगर आने वाले दिनों में यहाँ पे तलखी बढ़ती है, तो ये ध्यान में रखें कि बेल्ट एंड रोड जो है वो बड़ा आगे सर्बिया के थ्रू फिर आगे उसने बेल्ट एंड रोड ने जाना है। CIA के जो डायरेक्टर हैं जी, विलियम बर्न्स, वो इस वक्त कतर में मौजूद हैं, और जो मोसाद के सरबराह हैं वो भी कतर पहुंच गए हैं। और सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से मैसेज कन्वे हुआ है नेतन्याहू को कि जब तक सेक्रेटरी ब्लिंकन इसराइल ना पहुंचें तो जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का सोचना भी मत। और जब सेक्रेटरी ब्लिंकन कल वो इजलास नॉर्थ मैसिडोनिया का ख़त्म करके इसराइल पहुंचेंगे, तो वो टाइम ख़त्म हो रहा होगा जो 2 दिन का जो 2 दिन का टाइम मिला है। अब वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं जी। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि जंगबंदी हो सकता है कि आगे जारी रहे या कि मुस्तकिल शक्ल अख्तियार कर सकती है? बहुत शदीद दबाव। देखिए, मैंने आपसे बात की ना कि ये जो लॉबीज़ का सिलसिला चला ना पिछले
जब से मेरे ख्याल से दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई है और ये एक रूल बेस्ड ऑर्डर जिसको वेस्ट में कहा गया, वहाँ पर फिर ये लॉबीज़ का सिलसिला बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब ये एक आप समझ लें कि ये एक बाकायदा पेशा या प्रोफेशन बन गया कि जी उसमें कई तो ममालिक ऐसे कि जिन पे पाबंदियाँ लग रही हैं, खुद ही लगवा दी, खुद ही फिर उसके बाद वहाँ पे लॉबीज़ हैं। अच्छा जी आपको सेनेटर से मिलवा देते हैं, अच्छा आपको 5 कांग्रेसमैन से मिलवा देते हैं, अच्छा जी उसके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छा वो जी 4 अखबारों में खबरें छप जाएंगी, अच्छा ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये पूरा एक वहाँ पे इसको एक कानूनी शक्ल दे दी गई। ठीक है, मुस्तक कई मुल्कों के ऐसे जो बेचारे मुल्क जो गरीब गुरबा थे, जो दरमियान में जिनका बाजू मरोना होता था, उन पे पाबंदियाँ लग गई या कोई जंग छिड़ गई तो वो वहाँ लॉबी करते थे। कुछ ही ऐसे थे जो बदमाश थे और कुछ ऐसे थे जो मतलब मुख्तलिफ वहाँ पे हमें पार्टी में लाओ तो हमें इक़्तिदार में लाओ तो वहाँ लॉबीज़ हो रही हैं, तो लॉबिंग फर्म हायर कर ली। वजह इसके कि अपने मुल्क में लोगों से रुजू करें, देखेंगे उनके क्या मसाइल हैं, लॉबिंग फर्म हायर की हुई है। तो ये सिलसिला तमाम दुनिया में चलता है, तमाम दुनिया के ममालिक पार्टियाँ आगे पीछे। लेकिन जो सबसे मजबूत वहाँ लॉबी रही है वो इसराइल लॉबी। किताबें हैं इस नाम से, इसराइल लॉबी किताब है और उसमें कंप्लीट इसमें इसी प्रोग्राम में जो मेरे मुताबिक था उसमें डिस्कस हुई थी। तो ये जो है ना उसमें पूरा मैंने शो किया था कि लॉबी में कैसे वो एक्टिव होती है, किस तरह काम करती है। तो वो इसराइल लॉबी जो बुक आप पढ़ें तो वो किताब है पूरी। अच्छा, अब ये जो हुआ है देखें, डेविड बार्नियर इस वक्त मौजूद हैं कतर में, जो मोसाद के चीफ हैं। CIA के सरबरा विलियम बर्न्स वहाँ पहुँच गए हैं दोबारा। मोसाद के चीफ, CIA के चीफ और जो मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ हैं कमाल मिर्ज़ा, वो भी वहाँ मौजूद हैं और चंद मज़ीद अरब ममालिक के और गैर अरब ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ्स भी मौजूद हैं। यूरोप से भी कुछ शख्सियात आई हुई हैं, बाकी मुल्कों से भी शख्सियात आई हैं और वो वहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है कि अब इसको आगे कैसे लेके चलना है। और ज़ाहिर है कि जो भी कुछ होगा वो सेक्रेटरी ब्लिंकन जब दुबई पहुँचेंगे और दुबई में वो ये माहौलियात के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो उसमें ये डिस्कस करेंगे। वहाँ पे मुख्तलिफ अब बात चलनी शुरू हो गई हैं, जो वहाँ पे ये कि जी जंगी जराइम का जो मुतालबा हो रहा है गज़ा में, उसमें इसराइल को ना लाया जाए बतौर एक रियासत। ये अब जो लॉबी है वो ये हो रही है। सही, ये नहीं हो रही कि इसराइल की जंग बंदी, ये हो रही है कि जंगी जराइम वाला मामला और ये सारा मामला, मतलब इस हद तक नेतन्याहू जो है वो पसपा हो चुके हैं। सही। अच्छा, लेकिन इशू ये है इसमें सारा कि ये जो कल मैंने वाक़या बताया था, इसमें अमेरिका भी इसमें मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कि अपने आप को इससे दूर रखे। मतलब मिडल ईस्ट के अंदर वो आ गए हैं, यूरोप के अंदर ही दूसरा महाज खुल गया है, कोसोवो सर्बिया वाला। अगर यूक्रेन के साथ ही वहाँ पर इंगेज करेंगे पुतिन, वहाँ एक हद से ज़्यादा आप सर्बिया के अगेंस्ट जा नहीं सकते। वहाँ पे बेल्ट एंड रोड है, रशिया पीछे खड़ा है, रशिया पता चलो ओपनली आ गया वहाँ पे, फिर क्या होगा। तो ये इसी दौरान जो है, ये मैं अभी देख रहा था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जो उन्होंने ऑन कैमरा, ये 22वीं स्लाइड में देखें अगर, तो उन्होंने जिनके ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर हैं, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड प्रेस ब्रीफिंग चूँकि उन्होंने दी है, तो मैं इसको देख रहा था। उनसे ये सवाल हुआ, ठीक है ना, उनसे सवाल हुआ, सो यू सेड दैट 5 वो जो जहाज़ के ऊपर जी, देखिए ये एक अजीब सी है। मतलब मैंने तो बहुत अटेंड किए ना, ये अफगानिस्तान, ये 9/11 के बाद और ये इराक वॉर, बहुत प्रेस ब्रीफिंग्स अटेंड की हैं जो सेंटकॉम के हवाले से ख़ास तौर पे, सेंटकॉम की भी की और पेंटागन की भी की है। लेकिन ये सवाल देखें, अच्छा वो ये कह रहे हैं, उनसे पूछा गया कि आप ये कह रहे हैं कि 5 लोग जो हैं जिनको पकड़ा वो सोमाली थे, तो ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर कह रहे हैं, आई सेड इनिशियल इंडिकेशंस आर, इब्तदाई जो हमें शवाहिद मिले वो ये कि ये सोमाली थे। अगेन वी आर कंटिन्यूइंग टू असेस बट दैट द इनिशियल इंडिकेशन। यानी एक अजीब सी बात है कि 5 सोमाली जहाज पे चढ़ गए। तो फिर इनसे आगे सवाल हुआ, सो बेस्ड ऑन योर इंडिकेशन डू यू थिंक दिस इज पायरेसी रिलेटेड इंसिडेंट, और ये क्या मतलब कज़ाक आए थे? क्लियरली वो कहते हैं कज़ाक थे और वो जहाज़ पे चढ़ गए, ठीक है, 5 लोग थे। उन्होंने क्रू कैबिन तक पहुंचने की कोशिश की। क्रू जो है उसने लॉक कर लिया अपने आप को अंदर सेफ हेवन में, और ये जो सेंट्रल पार्क जहाज़ था, ठीक है, उसका किस्सा है। और इन्होंने जो अटेम्प्ट किया एसेस करने का और कंट्रोल करने का, शिप करने का, लेकिन जब कंबाइंड टास्क फोर्स पहुंची तो वो इसेंशियली भाग गए।
अच्छा, अब फिर उनसे सवाल हुआ कि एंड ऑन दिस टॉपिक इफ आई मे, मीडिया पूछ रहा है उनसे कि व्हाट टाइप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स वर लॉन्च फ्रॉम हुतीज कंट्रोल टेरिटरीज। अच्छा, सोमाली कहाँ भागे? सोमालिया भाग गए जहाज में बैठ के, कश्ती में बैठ के। ये वो कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर कह रहे हैं कि ये आई डोंट हैव एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड ऑन दैट। यानी देखें, एक जहाज है, उस जहाज पे सोमाली चढ़ गए, उसमें एक फॉस्फोरस एसिड भरा हुआ है, उस पर सोमाली चढ़ गए कश्ती में बैठ के। उन सोमाली, वो जो जहाज़ के क्रू ने इनको बुलाया, ये वहाँ से पहुँचे। जब ये पहुँचे, इन्होंने 5 सोमाली कश्ती में बैठ के भाग गए। इन्होंने कहा, कह रहे हैं सोमाली थे, ठीक है ना। अच्छा, इनकी इसको मैंने फिर चेक किया कि क्या इसको मैं पढ़ने में गलती तो नहीं महसूस कर रहा। तो राइटर्स को देखें, वो 23वीं स्लाइड, राइटर्स कह रहा है कि सोमाली पायरेट्स लाइकली बिहाइंड अ टैंकर सीजर यूएस मिलिट्री। यानी यमनी थे ही नहीं, ये सोमाली कहाँ से आ गए? यानी सोमाली क्या यमन में गए या सोमाली जो है वो सोमालिया में चले गए? तो क्या ये हुतीज और सोमाली का कोई इंडिकेशन है? कुछ नहीं पता। ये जो मैंने कल ये डिस्कस किया था ना लंबी, उसकी वजह ये है कि ये क्या उनका उनसे नेक्सस बन गया है यमन का। अच्छा, फिर मिसाइल कहाँ से वो कह रहे हैं कि फर्दर इन्फॉर्मेशन है कि मिसाइल भी सोमालिया से आए मिसाइल, क्योंकि मैंने कल बात की थी कि जिस इलाके से यमन के फायर हुए हैं वो इलाका हुतीज का नहीं है। हुतीज का हो तो मैं कहूँ ना, तो उसके ऊपर वही वो बात कह रहे हैं कि वो जी हमें तो नहीं पता कि मिसाइल कहाँ से आए हैं। क्योंकि अगर ये कह देते हैं कि ये मिसाइल जो है ईसाना से आए हैं, ईसाना के पास से आए हैं, तो ये तो हुतीज के कब्जे में नहीं है इलाका। तो इस वक्त खामोशी इख्तियार की, और जाहिर है कि एक इस वक्त इसमें भी डिप्लोमेटिक जवाब दिया उन्होंने, जो बड़ा कम होता है। ये खुल के बात होती है, अगर आप ब्रीफिंग देते हैं किसी वाक़े पे तो खुल के बताते हैं कि ये लोग थे, ये लोग, वरना तो ब्रीफिंग देते ही नहीं है। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है कि अमेरिका अब इसको अपने आप को इसमें सकिन नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो दूसरे टारगेट्स हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, वो टारगेट्स, ये तो एक ऐसा है ना जिसमें बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है। जमहूरियत लाओ इराक में, मतलब इसराइल ये पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रोजेक्ट ही है ना जी। तो मसला ये है कि ये करो, फिर उसके बाद ये उनकी दोस्ती करवा दो, कैंप डेविड, फिर ABC बना दो, फिर ये कर दो, फिर फ्लां कर दो, फिर वो करते 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 अगर हम नोट करें तो हज़ारों लाखों लोग इसमें गए। सीरिया के अंदर करेंगे, उधर करेंगे, उधर हम ये बनाएंगे, उधर हम ये करेंगे, कदाफ़ी को मार देंगे तो वहाँ पर जो है वो महल बनाएंगे। वो सब अजीब व गरीब किस्म का, और इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की लॉबिंग, ये जो आपकी वॉर जो मशीनरी है वो, और उसके बाद आप देखें कि वहाँ पर मुसलमान भी नहीं आ सकते, वहाँ पे रशियंस भी नहीं आ सकते अमेरिका में, जो पाबंदियाँ, ठीक है ना, वहाँ पे अब मुसलमानों को भी अच्छा, उसके बाद जो है वहाँ पे सारे मुसलमान थोड़ी हैं, उसमें वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ज्यूज़ हैं। आपको पता है ज्यूज़ हैं बहुत बड़ी तादाद में। जो ज्यूज़ हैं, ज्यूज़ और ज़ायनिस्ट में फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। हम ज़ायनिज़्म की बात हो रही है ना, जो जिसको सहूनियत कहते हैं। ज्यूज़ के साथ तो बहुत बड़े ज्यूज़ हैं जो इन जो मजमे हो रहे हैं इनमें शरीक हो रहे हैं। अच्छा, कभी जो है वो अचानक वो इंडिया के पीछे आ जाते हैं। हम खुद डिस्कस करते हैं ना, कभी वो इंडिया के पीछे, और मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि वो इंडिया को ये सोचना चाहिए उनको कि हमने कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना। खुद उनका काम है। ये नहीं होता कोई तनकीद हो रही, कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं जाना, क्योंकि एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाती है ना अचानक कि जो कनाडा की बात आ गई, कभी इधर हो गया, कभी उधर हो गया। अच्छा, तो बात ये सारी कि वो उसमें उनको भी नहीं आने देना, इनको भी नहीं आने देना, इधर से भी नहीं आने देना, इधर से भी नहीं आने देना, चाइनीज़ को भी नहीं आने देना इन्हें। तो उनकी वहाँ पर फिर वो कैसे, वहाँ पर वो आप ये देखें ना कि यूनिवर्सिटी से लेके बिजनेस से लेके बाकी लोग सारे जो हैं वो कैसे, कोई वजह थी तो लोग कहते थे ना यार चलो जाओ और जाके आप MIT में या स्टैनफोर्ड में या किसी जगह पे, येल में, किसी जगह पढ़ा। अगर आपने वहाँ, तो वो एक खिंचाव है जो इंटरनल डिवीजन को ख़त्म करके अमेरिका ने, अगर यानी अगर देखें ना वो, ये एक अजीब किस्म के मसले में, और यहाँ से वीकनेसेस भी जाहिर हो गई कि सीरिया के अंदर आपने स्ट्राइक की, फिर उन्होंने जवाब में स्ट्राइक कर दी है पे, तो वो अपनी जगह मौजूद है फोर्सेस। फिर आपने इराक में की, वो इराक ने जवाब में कर दी। तो मसला ये है कि फिर हुतीज के पास वो जहाज़ खड़ा है, अभी तक एक जहाज़ खड़ा है, 2 जहाज़ों पे और उन्होंने अटैम्प्ट किया, और फिर आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं, तो सोमाली थे हुतीज के बाब इतनी नॉलेज है। तो ये इसका मतलब है कि सारा छोड़ के यहाँ से ये पीछे हट के हटो बचो करके इन्होंने निकलना है।
और अब उसमें वो कहते हैं ना कि थ्रो अंडर द बस किसको करना है, ये सवाल है, क्योंकि ये यूक्रेन की तरह ये मामला नहीं है। ये मामला जो है ये हज़ारों बेगुनाह मासूम फ़लस्तीनी शहरियों का, निहत्ते शहरियों का और बच्चों का खून है। सही। जो कहा जाता है कि शायद इतनी 20 साल जंग में शायद पता नहीं कहीं पे पूरे मशरिक़ वस्ता के एक तरफ लगा लें, यूक्रेन की तरफ, जो भी इन हफ्तों में हुआ है, मतलब वो मसमार ओवर वो कर गए ना नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू और इसराइल। तो ये जो मैं प्रोग्राम की क्लोजिंग जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत बात आज हिंदुस्तान टाइम्स ने, बड़ी ज़बरदस्त आज उनकी खबर है, 25वीं स्लाइड अगर देखें जी, ये हिंदुस्तान टाइम्स है, ये ज़हन में रखें। वही कह रहे हैं कि जो इसराइली एक रिहा हुआ, उन्होंने कसाम ब्रिगेड के पास से रिहा होने के बाद ही कहा कि मुझे तो गज़ा में मलका की तरह मैंने अपने आप को महसूस किया, मलका की तरह। हिंदुस्तान टाइम्स ने आज ये खबर लगाई है, ठीक है ना, कि उसने कहा कि कसाम ब्रिगेड ने तो मुझे मलकाओं की तरह रखा है, हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये है सूरत हाल। अब देखें कि बीबी नेतन्याहू का और इसराइल का और ये जो कतर में जो मामला चल रहे हैं, इनका क्या होता है। लेकिन एक कॉल चली गई है बालन उनको कि अब यहाँ पे बस बैठ जाओ चुप करके, जब तक सेक्रेटरी नहीं आते और जब तक ये फाइनल नहीं होता, सीआईए चीफ और ये सारे बैठ के जो भी डिसाइड हो रहा है उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अलानी के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।